हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कमेंट आ रहा था कि सारे सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस करा दीजिए, बहुत ही कम टाइम में बचा हुआ है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पर आप सभी को मैथ की जो है मैराथन दे चुकी हूँ। शॉर्ट्स मैराथन दिया है मैंने, बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई है, बहुत कम में ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। साथ ही सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में मैंने पियाजे, पाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं जो कह रही थी कि 28 यानी आज जो है आप सभी के लिए मैराथन क्लास होगी, जो कि होगी बहुत कम समय की, और इससे सीडीपी आपका क्लियर हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप पेडागोजी आराम से कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विकास की अवधारणा से। तो विकास कहते किसे हैं। तो बेसिक अगर हम बात करें तो विकास जो है वह जीवन पर्यंत चलता है। एक जो कि स्टार्टिंग से गर्भकाल से शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत वह चलता है। लेकिन अगर हम यहीं पे कहें शैक्षिक विकास का जो है, शैक्षिक विकास कब से आरंभ होता है। तो शैक्षिक विकास जो वो आरंभ होता है आपका शैशवावस्था से। कब से? शैशवावस्था से, क्योंकि बच्चा जब संसार में आता है उसके बाद ही वो जो है धीरे धीरे सब कुछ सीखता है। तो शैशवावस्था से उसका जो है शैक्षिक विकास होता है। ठीक है। प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि विकास की जो अवस्थाएं होती है वो गर्भाकाल से, जबकि शैक्षिक विकास की जो अवस्थाएं होती है वो शैशवावस्था से गिनी जाती हैं। और यहाँ पे अगर विकास के क्षेत्र की बात करें तो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक आदि जो है यह विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। वहीं पे अगर हम विकास की कुछ अवधारणाओं के बारे में बात करें और कुछ इनकी परिभाषाओं की बात करें तो जो भी इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ उन्हीं के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगी। अगर बात करेंगे कि विकासात्मक कार्य की अवधारणा किसने दी है, तो आप सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि रॉबर्ट हॉविंग हर्ट्स ने जो है विकासात्मक कार्य की अवधारणा दी है। का जो अधिगम सिद्धांत होता है वो किसने दिया, तो रिचार्डसन सीयर्स ने जो है विकास का अधिगम सिद्धांत दिया है। ठीक है। परिभाषाओं की बात करें तो स्किनर ने दिया कि विकास एक धीमी एवं सतत प्रक्रिया मानी जाती है। उडवर्थ के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। नेक्स्ट है कि हर्लाक का विकास एक क्रमिक एवं धीमी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जो है वो जन्म होता है। ये तीनों परिभाषाएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें जो वुडवर्थ की है ना, उससे याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। उडवर्थ को वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे डेफिनेशन से सिटीज में कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जो है बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग आप कह नहीं सकते कि क्वेश्चंस ना बन भी सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो वृद्धि और विकास में बेसिक जो अंतर होता है, सबसे एक पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे। जो इसमें अंतर होता है वो ये होता है कि जीवन पर्यंत चलता है वो विकास होता है, लेकिन जब कुछ समय बाद जब वो समाप्त हो जाता है वो हमारी क्या होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि जो होती है वो मूर्त होती है, यानी उसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसकी वृद्धि इतनी हुई है। बच्चे का ही ले लेते हैं, तो जब उसका वृद्धि क्रम वाइज होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो ये हम देखते हैं। ठीक है, हमारे सामने होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम विकास की बात करिए तो यह जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है। यह जीवन पर्यंत लास्ट तक यह आपको यानी एक तरीके से अमूर्त रूप में यह हमें देखने को मिलती है विकास। वहीं वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होता है। ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है या नहीं। या पूछ सकता है कि विकास क्या है, तो यहाँ पे आप सबको पता नहीं चाहिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। ठीक है। उसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विकास के सिद्धांत, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स आपको बताएंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, जो कि विकास का सिद्धांत है, विकास जो है वो निरंतर होता है यानी आजीवन चलता है। असमान गति का सिद्धांत, इससे कह सकते हैं कि कुछ बच्चे के मस्तिष्क का विकास काफी तेजी से होता है, कुछ बच्चे के मस्तिष्क का विकास कम होता है, धीरे होता है। तो ये क्या है, सभी बच्चों में असमान गति का विकास होता है। ठीक है। व्यक्ति भिन्नता, कभी कभी बच्चे कुछ सुंदर होते हैं, कुछ बच्चे काले होते हैं, यानी उनसे वंशानुक्रम जो उनके परिवार का जो माहौल होता है, परिवार का जो वंशानुक्रम स्थिति देखने के लिए मिलती है, उसके आधार पर यानी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने के लिए मिलती है। कभी कभी दो बच्चे समान रूप से देखने के लिए मिलते हैं, कुछ बच्चे जो है अलग प्रकृति के होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो व्यक्तिगत भिन्नता उनके अंदर देखने के लिए मिलती है। वहीं जो व्यक्ति का विकास होता है सरल से जटिल की ओर होता है। ठीक है। अंतः संबंध यानी विकास के किसी भी पक्ष की अगर बात करें तो सकारात्मक या नकारात्मक उनका असर उनके पक्षों पर दिखेगा ही। वो क्या होते हैं, अंतर संबंध होते हैं। वहीं पे सिरोन्मुखी या फिर सिफेलोकाउडल विकास का सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पे आप सभी को बता दें, सिफेलोकाउडल जब बच्चे का विकास जो है सिर से पैर की तरफ होता है तो उसे बोलते हैं सिफेलोकाउडल विकास। ठीक है। सिर यानी जब बच्चा का गर्भ से आप देखते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो हमेशा वह सिर की तरफ से ही वह जो है बाहर निकलता है, उसके बाद उसके पैर पैर जो है बाहर, इसलिए यहाँ पर जो है सिफेलोकाउडल जो है बच्चे का विकास उस तरीके से होता है। तीन जो थ्योरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बाइगोस्की, कोलबर्ग और पियाजी। तो फ्रेंड्स, हमने बेसिक तो आप सबको बता दिया था, लेकिन मैंने कहा था अपने हैंड नोट्स आप सभी के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी। ठीक है। तो वो मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करेंगे ले बाइगोस्की का, तो इन्होंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर किया था सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक है। ये इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं अगर हम बात करेंगे किस देश के रहने वाले थे, तो रूस की, ऐसा इस पर पूछेगा नहीं, बट इनकी जो सिद्धांत के नाम है वो जरूर पूछ सकता है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, वाइगोस्की ने। सामाजिक संरचना का सिद्धांत वाइगोस्की। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वाइगोस्की। सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक या विकास सामाजिक अंतःक्रिया का जो है परिणाम होता है। MKO हमने बहुत ही आराम से आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए समझाया था। अगर आपने समझ लिया तो एक बार कमेंट में जरूर थम्स अप का निशान जरूर भेजिएगा।
एमकेओ मैंने क्या बताया था कि जब हम कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति जो हमसे ज़्यादा समझदार है, भले कि वह हमसे क्या हो, कम उम्र का हो, वह व्यक्ति हमारे लिए क्या होगा, वो हमारी व्यक्ति हमारे लिए होगा एमकेओ। जैसे माता-पिता, मेरा छोटा भाई मुझे ये बताता है कि तुम सही से पैडल नहीं रख पा रही हो, तुम सही से मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही हो। तो उस समय अगर बड़ी दीदी को मैथ्स इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम मैथ में लड़कियों को ज़्यादा होता है। अगर मैथ में यहाँ पे आप सभी को बता दें, यहाँ पे मैं लिंग रूढ़िवादिता नहीं बता रही फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। अगर गणित में दीदी को या किसी भी सिस्टर को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसका छोटा भाई ही उसको बताएगा, उसका छोटा भाई उसको बता पाएगा कि यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होगा, तो यहाँ पे उसको वो चीज़ मदद दी गई, उसकी जो छोटी सी हेल्प की गई, वही वह बच्चा वहाँ पर उस दीदी के लिए एमकेओ होगा। वह भले ही उम्र में छोटा है लेकिन उसके लिए वह एमकेओ होगा। ठीक है, एमकेओ, ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। वहीं पे अगर हम बात करेंगे जेडपीडी, तो जेडपीडी को इसका फुल फॉर्म की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र और नज़दीकी विकास का क्षेत्र। तो फ्रेंड्स मैंने इसलिए अपने हैंड नोट्स आप सभी के साथ शेयर किया है ताकि आपको एक नाम के अनेक नाम पता हो। अगर एग्जाम में यहीं पे पूछ दे नज़दीकी विकास का क्षेत्र तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आपको तुरंत देखना है इंग्लिश, इंग्लिश से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को ही नज़दीकी विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें जो है बच्चे को यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था जिसमें आप सभी को समझाया भी था इसमें कि जेडपीडी होता क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा जो है अगर एक हाथी का खिलौना बच्चा लेता है, उसके पैर टूट जाते हैं, यानी पैर को अलग अलग करता है पहले, उसके बाद 3 पैरों को आसानी से जोड़ लेता है, लास्ट पैर को वो उल्टा जोड़ लेता है, और यहाँ से यानी संभावित विकास, यहाँ पर जो वास्तविक विकास स्तर ये होता है और ये होता है संभावित विकास स्तर, इसके जो बीच का क्षेत्र होता है वही होता है जेडपीडी। ठीक है, यही आपको याद रखना है कि यहाँ पे अस्थायी सहायता यहाँ पर अस्थायी रूप से यहाँ पर दी जाती है, अस्थायी सहायता जो अस्थायी रूप से दी जा रही है। तो ये हो जाएगा आपका जेडपीडी, जो मैंने यहाँ पे आपको सभी को क्लियर भी कर दिया है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करेंगे इसके फोल्डिंग, जो कि बाइगो इसके फोल्डिंग है, ढांचा निर्माण, पाड़ बांधना, मचान, पाइट, ये सारा जो है आपका इसके फोल्डिंग के नाम ही है। प्रारंभिक मदद इसमें क्या होती है, इसके फोल्डिंग में जो है वो प्रारंभिक मदद दी जाती है। जैसे एक बच्चा है साइकिल चलाता है तो स्टार्टिंग में समस्या समाधान की शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता। जैसे कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, उसे आप साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में छोटा बच्चा है, उसके पेरेंट्स पीछे से साइकिल पकड़े हुए हैं और उसके साथ ही वहाँ पर उसकी मदद कर रहे हैं, और उसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख जाता है तो उसके पेरेंट्स जो है साइकिल छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो अस्थायी सहायता बच्चे को दी जा रही है, लेकिन धीरे धीरे सीखने की जो साथ उसकी समस्या होती है, वो समाधान वह क्या होती है, वो घटती जाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसके फोल्डिंग, जो कि मैंने चित्र के माध्यम से पिछली वीडियो में डाल रखा है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, फिगर के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर मैं आप सभी को बताऊं तो आपका बाइगोस्की में जेडपीडी, एमकेओ और इसके फोल्डिंग, यही 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वहीं पे अगर भाषा की बात करें तो बाइगोस्की ने क्या कहा है कि जब बच्चा खुद से बात करता है तो वह उसकी कहलाती है इनर स्पीच, जिसको बोलते हैं वो प्राइवेट स्पीच। बच्चे खुद से बातें करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। इनकी बुक की बात करें तो लैंग्वेज एंड थॉट एंड द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, इनकी 2 पुस्तक है। पुस्तकों से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेगा सीटेट में, ये तो टेट और सीटेट दोनों के लेवल का है। आप सुपर टेट में भी इसको आपके लिए बहुत हेल्प कर सकता है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, पसंद आएगा तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, आपको नोट्स जो है वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा, अपने कुल कास्ट प्राइस रखे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वही सिद्धांत की बात करें तो वाइगोत्स्की की भाषा सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का अधिगम सिद्धांत, ये सारे जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पार्ट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जीन पियाजे की। जीन पियाजे की बात करें तो आप सभी को पता है पियाजे ने विकास शब्द को प्राथमिकता दी है, जबकि वाइगोत्स्की ने जो है भाषा शब्द को प्राथमिकता दी थी। इनकी 4 अवस्थाएं जो है, पहले इन्होंने कहा कि अगर हम बच्चे के पियाजे की जो नैतिक विकास का सिद्धांत, यहाँ पे जो है कुछ शब्द तो लेते हैं, उसके बाद इनकी पार्ट्स के बारे में आप सभी को बताएंगे। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करें तो जहाँ पे संक्रिया शब्द दिया कि किसी वस्तु को बिगाड़ कर या तोड़ फोड़ कर पहले जैसा करने की कोशिश क्या कहलाती है, संक्रिया। विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास में पियाजे ने बताया। वहीं पर वस्तु स्थायित्व का गुण, जो वस्तु भले ही आंखों से उछल हो लेकिन उसका अस्तित्व रहता है, ये होता है वस्तु स्थायित्व। वहीं पे मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार जो होता है, जन्मजात व्यवहार जो किसी की अधिगम का परिणाम नहीं होता, जैसे हंसना, रोना, मुस्कुराना, ये सारी जीववाद, परावर्ती क्रिया, अविलोमीयता, पुनः वापस लौट के ना आना, क्योंकि ये जो होता है इंद्रियगामक अवस्था में देखने के लिए मिलती है। अभी मैं आप सभी को वो अवस्थाएं भी दिखा एक तरीके के साथ ही कुछ जो पॉइंट्स हैं, ये सब आपको जानना जरूरी कि जो कि है पियाजे का। संरक्षण का अभाव होता है, अनुकरण, अहम केंद्र, गणितीय संक्रिया, वर्गीकरण, कार्यकारण। स्कीमा क्या होता है फ्रेंड सॉरी स्कीमा क्या होता है, स्कीमा का मतलब होता है जब बच्चा किसी चीज़ को देखता है, कोई वस्तु देखता है, कोई पुष्प ही देखता है, उसके बारे में अपनी एक मानसिक संरचना बनाता है अपने मस्तिष्क में, वही क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है।
ठीक है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं, स्कीमा। इसके दो पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं स्कीमा के ही दो पार्ट्स हैं। एक तरीके से यहाँ पे जब समावेशन, एसिमिलेशन, समायोजन, एकोमोडेशन, इसका सम्मिलित रूप कहलाता है अनुकूलन। ठीक है, इसका सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, अनुकूलन। समावेशन क्या होता है, मम्मी ने एक, जैसे एक तरीके से कह सकते, एक बच्चा कुत्ते को देखता है, क्या करता है, वो डॉग को देखता है, और उसके बाद वो मम्मी से पूछती कि मम्मा ये क्या है, तो वो बताती है कि ब्लैक कलर का होता है, एक ध्यान रखिएगा वो ब्लैक है इस टाइम के लिए, वो ब्लैक है। तो बच्चा देखता है उसके चार पैर है, ठीक है, उसके चार पैर है। माँ ने कहा ये कुत्ता है, बच्चा सोचता है अच्छा, बच्चे को ये समझ में आ गया कि वो कुत्ता है। तो यहाँ पर उसके बाद दूसरे दिन बच्चा देखता है बिल्ली को, उसे भी क्या समझ लेता है, उसे भी कुत्ता ही समझ लेता है, उसके भी चार पैर होते हैं। हम ऐसे ही बना दे रहे हैं फ्रेंड्स सिर्फ समझाने के लिए, उसके भी चार पैर होते हैं, तो बच्चा समझ जाता है कि ये भी कुत्ता ही है। लेकिन उसने यह देखा, यहाँ पे जब बच्चा समझ लेता है कि कुत्ता ही है, तो ये होता है उसका समावेशन, कि डॉग को भी देखा कुत्ता और बिल्ली को भी देखा, यानी उसे समावेशित किया। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे अब बात जब यहाँ पे आ गई आवाज़ की, बच्चा जब देखेगा कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, बिल्ली और कुत्ता भोभो करता है, तो अब यहाँ पर वह अंतर करता है, यानी अपनी पुरानी स्कीमा में वह बदलाव करता है, और वह समझ जाता है कि मैंने जो बिल्ली को कुत्ता समझ लिया था वो गलत है, यानी कि वह बिल्ली ही है। अब उसने अपनी पुरानी स्कीमा में बदलाव किया, यह बदलाव इसका क्या कहलाता है, समायोजन, एकोमोडेशन कहलाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके साथ ही अब हम बात करेंगे इनकी अवस्थाओं की, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी अवस्थाओं से। तो अवस्थाओं में संवेदी पेशी अवस्था, जिसको बोलते हैं इंद्रियगामक अवस्था, इंद्रियजनित अवस्था, सेंसरी मोटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पूर्व या जिसको बोलते हैं पाक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त यानी जिसको बोलते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था। उसके साथ ही यहाँ पे बात करें इनकी एज की, इनसे एज से भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे थे। 0 से 2 वर्ष से सेंसरी मोटर, 2 से 7 तक जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 15 जो है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ठीक है, यहीं पे अगर हम संवेदी पेशी अवस्था का, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, तो यहाँ पे संवेदी पेशी अवस्था जिसको बोलता है, इसमें कुछ विशेषताएं देखने के लिए मिलती है, हमने अपने उस वाले वीडियो में लगा रखा था। यहाँ पे इनकी विशेषताएं जानना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करेंगे संवेदी पेशी अवस्था, जिसमें वस्तु स्थायित्व का गुण, परावर्ती क्रिया, मानसिक निरूपण, अनुकरण, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, ये सारे संवेदी पेशी अवस्था में जाने जाते हैं। वहीं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो अविलोमीयता, संरक्षण का अभाव, केंद्रीकरण, जीववाद, अमान्यता, दूसरों के दृष्टिकोण को न समझ पाना, ये सारे हमारे जो आ जाते हैं वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं, और क्वेश्चन इससे पूछे भी जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो इनसे यही पूछे जाते हैं, इनकी विशेषताओं से और इनकी जो है अवस्थाओं से। ये क्वेश्चन पियाजे का, अगर ये तीनों दो तीन चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आपका जो है आराम से पियाजे और वाइगोत्स्की, उधर मैंने 3 शब्द उसमें बताए थे, आपको कमेंट बताना कि पियाजे के वाइगोत्स्की के मैंने कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे, पॉइंट्स बताए थे, वो आपको बताना है कमेंट में। मूर्त संक्रात्मक अवस्था है जिसमें विलोमीयता, संरक्षण, विकेंद्रीकरण, कार्यकाल संबंध, श्रृंखला, क्रम, परिपक्व, वर्गीकरण, तार्किक चिंतन की शुरुआत और गणितीय संक्रिया और आकार आदि की समझ जो है इसकी विशेषताएं हैं। वही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो अमूर्त चिंतन होता है, प्राकल्पना निर्माण होता है, इसमें अब सारी चिंतन बच्चा करने लगता है, तार्किक रूप से समाज में सोचने लगता है, और उसके साथ ही अपने जो भी समस्याएं होती है उसको जानने लगता है। इसके अंदर वो एक तरीके से परिपक्व हो जाता है। पूरा लास्ट स्टेज का क्या होता है, वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट सिर्फ वही आप सभी को बताया जाए। ठीक है, बात करेंगे कोहलबर्ग की। अब जब कोहलबर्ग आते हैं तो आपको सभी के माइंड में ये बात आना चाहिए कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। सिर्फ इनके बारे में एक पॉइंट से आप याद रखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत, और उनकी जो अवस्थाएं और उप अवस्थाएं बताए उसे जानना जरूरी है। ठीक है, तो नैतिक विकास और किस बच्चे की उम्र के लिए इन्होंने ये अवस्था जो है उनका प्रयोग किया, तो 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों पर, बालकों पर इन्होंने प्रयोग किया है। इनकी 3 अवस्थाएं हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब इनकी अवस्थाएं और 6 उपचरण पूछते हैं। 3 अवस्थाएं इनकी ये हो जाती है, इनके अलग अलग नाम है, इनके अलग अलग नाम को याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंग्लिश हिंदी दोनों देख सकते हैं। पूर्व संक्रियात्मक जिसको प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं, परंपरागत अवस्था जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल लेवल, और उत्तर परंपरावस्था जिसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, यहाँ पे पूर्व परंपरागत अवस्था में भी 2 पार्ट्स हैं, आप सभी को ये याद रखना है। जीरो मिलिट्री मतलब इसमें नैतिक जो है, नैतिकता का जो है अभाव होता है। इसमें स्वार्थी बच्चा होता है, जो भी खाता है वो सोचता है मैं ही खाऊं या मेरा ही है, अहंकार की भावना होती है। आगे दंड की अवस्था, उसे डर लगता है, मामा पिता का नियंत्रण होता है इस अवस्था में। जीरो माइनॉरिटी यानी कि जो है नैतिकता का अभाव होता है। वहीं पे अगर हम कहेंगे कन्वेंशनल लेवल, जिसमें होता है कि इसमें सामाजिक कुसंसा यानी प्रशंसा की अवस्था, कानूनी व्यवस्था की अवस्था, ये क्या होती है, ये होती है आपकी परंपरागत अवस्था में। वहीं अगर हम बात करें उत्तर परंपरागत अवस्था में, जिसमें सामाजिकता के साथ संबंध, समाज के साथ आप संबंध स्थापित करने लगते हैं। 13 से 18 वर्ष तक की यानी 14 वर्ष तक के बच्चों की, यहाँ पे 14 होगा फ्रेंड्स, 13 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कहा गया। तो उत्तर परंपरागत अवस्था में आप समाज के साथ संबंध स्थापित करने लगे। सार्वभौमिक नैतिकता, सिद्धांत, अभिमुखता, ये भी इसके उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वंशानुक्रम में वातावरण। सिर्फ
वंशानुक्रम एवं वातावरण का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना जो वंशानुक्रम क्या होता है कि जो माता पिता के गुण बच्चों में आपको पीढ़ी दर पीढ़ी देखने के लिए मिलती है वो क्या होती है वंशानुक्रम, यानी वंश से ही चले आ रहे हैं वो बच्चे के अंदर भी कुछ गुण देखने के लिए मिलता है। अगर पिता जो है वह जोर से बोलता है या पिता के किसी पैर में 6 उंगलियां हैं, कभी कभी बच्चों में भी ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। किसी बच्चे की पापा की उंगली कोई छोटी है तो बच्चे भी वो लक्षण, यानी वंशानुक्रम वंश से जो लक्षण होते हैं वो बच्चे में जब देखने के लिए मिलते हैं तो वह वंशानुक्रम कहलाती है। ठीक है, इसके और भी जो है विशेषताएं हैं कुछ जो है यहाँ पे देख सकते हैं। वंशानुक्रम का अगर सही क्रम की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट, ये क्रम लगाने के लिए शायद पूछ सकता है। तो ये एक पॉइंट्स आपको सबको देखना है कि कोई भी पॉइंट्स आपका छूटे ना। डेफिनेशन से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। इनके सिद्धांत की बात कर लेते हैं तो सिद्धांत से जैव सांख्यिकी का नियम पूछा जाता है कि कोई अगर जीव है तो उसमें माता पिता के लक्षण जो है माता पिता के जो लक्षण होते हैं उसमें पिता का दादा दादी से मिलता है और माता का नाना नानी से मिलते हैं। 1/4 यानी कि बच्चे के अंदर कुछ गुण माता पिता के 1/2 मिलते हैं, उसके बाद अगर दादा दादी मिलते हैं तो 1/4 मिलते हैं, उसके बाद अगर परदादा परदादी मिलते हैं तो 1/8 मिलते हैं। इसको 1/8 8 16 ऐसे ही क्रम जो है वो बढ़ता रहता है, ये इन्होंने बताया है। साथ ही अर्जित गुणों के अवितरण का नियम बात करें तो ये भी आपका जो है पर्यावरण के जो है वंशानुक्रम के इस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। वंशानुक्रम के जो नियम है जिसमें मेडल का नियम इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, ये है वंशानुक्रम के मेडल का नियम। ठीक है, उसके साथ ही प्रभाविकता का नियम जिसमें कहा है कि अगर कोई यहाँ पता कि जो भिन्न गुणों के मध्य संचरण जब कराया जाता है तो गुण प्रथम पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से मैं यही समझाने की यहाँ पे दिखाया गया है। पृथक्करण यहाँ पे जो अलग तरीके से अपने आप को यहाँ पे प्रदर्शित करेगा, अलग गुण यहाँ पे प्रभावी हो जाता है। लेकिन स्वतंत्र अभिव्यंजन के नाम कि एक तरीके से दोनों ही लक्षण नहीं मिलते, बिल्कुल अलग ही वहाँ पे जनरेशन देखने के लिए मिलती है। ठंडाई के अध्ययन का सिद्धांत ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करेंगे वातावरण। वातावरण के बारे में आप सभी को पता है कि मनुष्य के अपने आसपास के जो भी सजीव प्राणी या पारिस्थितिक जिससे वह प्रभावित होता है वह वातावरण कहलाता है। रॉस की जो डेफिनेशन है वातावरण की वो काफी चर्चित है कि वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है, वो प्रभावित करती है। वुडवर्थ ने कहा कि वातावरण में सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जन्म से बाद हमें स्वरूप प्रदान करने में सहायता की है। तो रॉस का इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने उनका बताया। साथ ही उत्तम जीता का जो सिद्धांत डार्विन ने दिया है वो पर्यावरण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। वहीं अर्जित गुणों के वितरण का नियम है जो कि लैमार्क का है, ये भी पर्यावरण के अंतर्गत आता है। यूरी ब्रोफेन ब्रेनर का पारिस्थितिकी सिद्धांत, इन्होंने कहा है व्यक्ति बीच में होता है, उसके बाद उसके जीवमंडल में उसके अंतर्गत आता है, उसके परिवार होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, ये सारे उन्होंने जो यहाँ पे दिया है कि व्यक्ति, लघुमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल, बृहदमंडल, क्रोनमंडल, ये सारे को यहाँ पर इन्होंने डायग्राम के माध्यम से रोलिंग करके यहाँ पे जो है दिखाया गया है कि इसके ऊपर यानी बच्चा बीच में होता है, व्यक्ति बीच में होता है, उसके ऊपर होता है लघुमंडल, फिर उसके ऊपर होता है मध्यमंडल, फिर बाह्यमंडल, बृहदमंडल, क्रोनमंडल, जिसको बोलते हैं जीवन मंडल। ठीक है, इसके अंतर्गत जो होता है ये सारा इनका ब्रूफेन का है। यहाँ पे विकास के सिद्धांत मैंने आप सबको क्लियर कर दिया है। अब अगर हम बात करेंगे अधिगम की आकलन की, तो जिस नाम से जानते हैं कि निर्माणात्मक आकलन, इसका पासवर्ड आप सभी को याद रखना है कि के दौरान के पहले, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थी की रुचि, पूर्व ज्ञान, मानसिक क्षमता, बौद्धिक स्तर, कमियां, जरूरतों आदि को जान लेना ताकि इन तथ्यों को ध्यान में रखकर सिखाया जा सके, अधिगम के आकलन कहलाते हैं। यहाँ पे अधिगम के आकलन को रचनात्मक आकलन भी कहा जाता है, सुधार के लिए आकलन भी कहा जाता है। यानी के दौरान यहाँ पे जब अगर कहा जाए कि के दौरान विद्यार्थी कोई रुचि जान रहा है, उसकी किसी चीज में कोई रुचि है, अब बच्चे को जब रुचि को आप जान रहेंगे तो उसके बौद्धिक स्तर के दौरान आप उससे उस आधार पे उसका शिक्षण करेंगे। तो यहाँ पे जब बच्चे की रुचि के, उसके पूर्व ज्ञान के, उसकी मानसिक क्षमता के आधार पे जब सब कुछ जान लिए तो उसका आकलन कर रहे हैं, तो ये आकलन कहलाता है आप सभी का अधिगम के लिए आकलन। ये क्लियर करना था फ्रेंड्स आप सभी के लिए। वहीं अधिगम के रूप में आकलन कहे तो अगर बावर्ची जब खाना बनाता है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दिया कि बावर्ची अपना नमक खाना बनाता है उसमें नमक डालता है, लेकिन उसे डाउट रहता है कि मेरी नमक टेस्ट सही होगा नहीं, तो वो जो है बावर्ची नमक टेस्ट करता है कि मैंने सही, यानी वो खुद से आकलन करा, यानी अधिगम के रूप में आकलन हो गया। यह रूप में खुद का, विद्यार्थी का खुद का आकलन, यानी वो क्या करता है, टेस्ट सीरीज देखता है, टेस्ट MCQs आप लगाते हैं ना, टेस्ट देते हैं ना, वो चीज़ होता है। एक तरीके से वह कहता है कि मैं आज ये इतना कंप्लीट कर लूँगा, तो वो खुद का आकलन कर रहा है कि मैंने कितना जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कितने मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं, यानी अधिगम के रूप में वह आकलन होता है। वहीं अगर अधिगम का आकलन करें तो ये होता है योगात्मक आकलन, उपलब्धि परक आकलन, जिसमें शिक्षण अधिगम सत्र की समाप्ति पर यह जानने के लिए आकलन करना कि विद्यार्थी किस हद तक सीखा जाता है, यह विद्यालय आधारित आकलन होता है। उपलब्धि परक आकलन होता है, योगात्मक आकलन होता है जो विद्यालय के द्वारा बच्चों के संदर्भ में दी जाती है। वहीं विद्यालय आधारित आकलन एक SBA भी होता है जो कि वार्षिक रूप से उसकी आकलन की जाती है कि वार्षिक में कितना अंक पाया गया, वार्षिक में कितने अंक पाए, वो चीज़ें यहाँ पे दोनों में डिफरेंट है सिर्फ थोड़ा सा। ठीक है,
वहीं विद्यालय आकलन में इसमें सतत आकलन होता है, व्यापक आकलन होता है, निदानात्मक उपचारात्मक आकलन होता है, पोर्टफोलियो आकलन होता है, जिसमें पोर्टफोलियो में तो आपका सारा चीज़ आ जाता है। पोर्टफोलियो में सभी को कभी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आप सभी को बता दूँ कि सभी निर्णयों को एक निर्णय योग्यता में परीक्षण को एक साथ रखकर बच्चे के सामने उसे प्रस्तुत करना, वो होता है आपका पोर्टफोलियो, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें बुद्धि वाले टॉपिक से, तो वो डेफिनेशन नहीं पूछता है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा भर के पूछता है, तो फ्रेंड्स इनका मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ। 10 प्रकार के इन्होंने बौद्धिक क्षमताएँ बताई हैं, ठीक है। इनके आधार पर इन्होंने 10 बौद्धिक क्षमताएँ बताई हैं और साथ ही कहा है कि एक मिनट यहाँ पे ये मुझे लग रहा है पेज कुछ आगे पीछे हो गया है। इन्होंने अभी यहाँ पे अच्छा क्लियर कर ही देती हूँ कि इन्होंने जो 10 बौद्धिक स्तर बताया है उसमें इन्होंने कहा है कि ये जब 10 बुद्धि में से एक बुद्धि अगर काम करती है तो 10 बुद्धियाँ अपने आप जो है 9 बुद्धियाँ जो है अपने आप दब जाती हैं, एक बुद्धि जो है वो सामने आती है। इन्होंने संगीतीय बुद्धि बताई है, जहाँ पर एक गायक अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि कोई जो है गायिका गाना गा रही है हार्वर्ड गार्डनर के किस सिद्धांत के आधार पर है, तो उनका संगीतीय बुद्धि होगा, ठीक है। अंतरवैयक्तिक बुद्धि, ये इनके हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वहीं पुस्तक और दंड की पुरस्कार और दंड की बात करें तो पुरस्कार और दंड में बेसिक एक ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि पुरस्कार जो है बच्चे को क्या है, प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए तो दिया जाता है, लेकिन इसे माना जाता है कि बच्चे कभी-कभी पुरस्कार जो है अंक पाने के लालच में, यहाँ पर जो है पुरस्कार जो है पाने के लालच में आकर बच्चे जो है सिर्फ पुरस्कार की तरफ ध्यान देते हैं, सीखने की तरफ ध्यान नहीं देते। इसलिए पुरस्कार जो है वह सकारात्मक भी कुछ स्तर में हो सकता है, लेकिन कुछ स्तर पर वह जो है नकारात्मक भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पुरस्कार के जो प्रकार दिया गया, मूर्त पुरस्कार जैसे कॉपी पेन पुस्तक, अमूर्त पुरस्कार जैसे प्रशंसा, तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रशंसा। बच्चे की प्रशंसा ही करना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप कौन भी पेन देंगे पुस्तक तो बच्चा एक लालच होगा, उसके अंदर एक भावना हो जाएगी कि मुझे इस तरीके से उससे पाना है, उससे बच्चा कुछ सीखने के लिए बस इससे होगा कि वो चीज़ प्राप्त करना है। लेकिन अमूर्त पुरस्कार देंगे यानी प्रशंसा देंगे तो बच्चे के अंदर ये होगा कि हमने जो है हमारे इस सबके सामने मुझे जो है शाबाशी दी गई है। वहीं सामूहिक पुरस्कार का जब खेलों की टीम दी जाती है, जैसे आप देखते हैं आईपीएल में जीता जाता है, तो वहाँ पे खेलों की टीमें यहाँ पे जो है एक शील्ड जो है दी जाती है, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे कुछ ध्यान ध्यान देने योग्य बातें हैं जो कि आप सभी को क्लियर हो जाएंगी, आप खुद से ही ये कर सकते हैं। किसी गलत कार्य अगर दंड की बात करें तो असामाजिक कार्य या अवांछनीय कार्य को दुखद याद से जोड़ना क्या कहलाता है, दंड कहलाता है। तो दंड से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, उसके प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे हो जाएगा शारीरिक दंड, आर्थिक दंड, मानसिक दंड, मनोवैज्ञानिक दंड और सामाजिक दंड। जैसे बेट से मारना, ये क्या है, शरीर के पे लग रहा है तो शारीरिक दंड हो गया। आर्थिक दंड जैसे विलंब शुल्क, किसी को होता है ना कि आपने लेट फीस भरी है तो आपके साथ विलंब शुल्क है, वो आर्थिक दंड हो गया। मानसिक दंड, एक ही प्रश्न को 500 बार हल करना, ये वो मानसिक दंड, बच्चा मानसिक रूप से उससे हल करेगा तो वो मानसिक दंड हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक दंड, परीक्षा में अंक काट लेना, ये क्या हो जाता है, मनोवैज्ञानिक दंड। वहीं सामाजिक दंड, कक्षा की एक कोने में अलग बैठाना, ये हो जाता है सामाजिक दंड। ये दंड के कुछ प्रकार हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वो बहुबुद्धि सिद्धांत की आ गए, एक फ्रेंड्स पीछे हो गया था, कुछ आगे पीछे हो गया है। भाषाई बुद्धि, कवि, राजनेता, संत, ये भाषाई बुद्धि में आते हैं। संगीत बुद्धि में गीतकार, गाथक, और गति बुद्धि में बस का ड्राइवर, ट्रेन का लोको पायलट। गति बुद्धि की बात करते हैं गणितज्ञ, वैज्ञानिक और वकील। स्थानीय बुद्धि की बात करें चित्रकार, मानसिक निर्माता, ये सारे जो होते हैं स्थानीय बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। वही बात करें अंतरवैयक्तिक बुद्धि, जिसमें बिजनेसमैन आता है, सेल्समैन आते हैं, बीमा एजेंट आते हैं, ये जो अंतरवैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। वही अंतरावैयक्तिक बुद्धि की बात करें जिसमें शिक्षक और अभिभावक आते हैं, ठीक है। इंट्रापर्सनल, ये अंतरवैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आ जाते हैं। वहीं पे अगर पूछ दिया कि जंतु विज्ञान जो है हार्वर्ड गार्डनर की किस बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, तो प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत। वहीं आध्यात्मिक बुद्धि जिसमें साधु संत पादरी मौलवी, ये अस्तित्ववादी में भी वही आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। यही छूट गया था। वही बुद्धि परीक्षण की बात करें तो बुद्धि परीक्षण की मुख्यतः दो प्रकार है, एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। जिसमें आपका आता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, इसमें भी भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण, अलेक्जेंडर पास बुद्धि परीक्षण, आर्मी अल्फा, ये आपका बेसिकली से प्रकार पूछता है, किसके अंतर्गत कौन आता है, इसमें सीटेट में ऐसा लेवल नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए सिर्फ मैंने आप सभी को प्रकार ही बताया है, ठीक है। इसमें कितनी संख्या होती है कार्डों की, ये सभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बट यहाँ सीटेट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं बताया, मैंने रख दिया था ताकि आप सभी को क्लियर कर सके कि इसमें जो है बुद्धि के कुछ परीक्षण भी हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे अधिगम की, तो अधिगम में से आपका जो है अधिगम से क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पे जो है टालमैन ने चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, तो चिन्ह अधिगम का सिद्धांत जो है वो टालमैन ने दिया है। उद्दीपन यानी यस सिद्धांत किसने दिया है, तो वो भी एडवर्ड टालमैन, जो कि एक अधिगम सिद्धांत है। ये भी आपको याद रखना है कि चिन्ह अधिगम का सिद्धांत क्या है, किसने दिया है, ये नहीं कि सिर्फ याद कर लें उसको, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे आप सभी जो है एग्जाम में क्वालिफाई कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी को एक बारीक चीज़ भी ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके साथ ही अधिगम के स्थानांतरण की बात करेंगे तो जो है शून्य स्थानांतरण, जिसमें कि हम जब दो स्थितियों में परिस्थिति सीखे गए अधिगम से आपस में कोई भी संबंध नहीं होता। जैसे अगर तैराकी सीखकर कोई जर्मनी भाषा सीखेगा तो उससे वहाँ पे शून्य स्थानांतरण, वहाँ पे बच्चा कुछ भी नहीं सीख रहा है, इंसान कुछ भी नहीं सीख रहा है, यहाँ पे वहाँ पे शून्य स्थानांतरण हो रहा है। वही नकारात्मक स्थानांतरण, जब पहले का अधिगम बाद के अधिगम के या बाद का अधिगम पहले के अधिगम में बाधा उत्पन्न करे तो यह क्या होता है, नकारात्मक अधिगम।
5वीं तक हिंदी माध्यम से पढ़ने के बाद जब कोई बच्चा 6वीं कक्षा में जाता है और अंग्रेजी सीखता है, अंग्रेजी पढ़ने लगता है, तो उससे क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, तो वो हो जाता है नकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है? वहीं सकारात्मक स्थानांतरण की बात करें, जब पहले का अधिगम बाद के अधिगम की सहायक हो। जैसे अगर आपने स्टार्टिंग में संस्कृत व्याकरण पढ़ा, बाद में हिंदी व्याकरण पढ़ते, तो उसमें कुछ हेल्प मिल जाती है। ये आपका जो होता है सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। वहीं ऊर्ध्वाधर या लंबवत स्थानांतरण की बात करें, तो जब निम्न स्तर पर सीखा गया ज्ञान उच्च स्तर पर प्रयोग की जाए, तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। ठीक है? जैसे आप स्टार्टिंग में प्लस माइनस सीखते हैं, तो बाद में वो प्लस माइनस आपके उच्च स्तर पे भी काम आता है। ये होता है ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। वहीं क्षैतिज स्थानांतरण की, जैसे घड़ी में म्यूजिक सिस्टम लगाना, यानी कि कोई बच्चा है या कोई भी आदमी है, कोई व्यक्ति है, घड़ी से संबंधित काम करता है और कोई म्यूजिक सिस्टम से काम करता है, दोनों क्षेत्र अलग अलग है। लेकिन अगर कोई घड़ी में ही म्यूजिक सिस्टम लगा दे, तो वो हो जाता है क्षैतिज स्थानांतरण, यानी वो सीखने वाला कार्य उसमें भी काम आ रहा है। ठीक है? उसी तरीके से पार्श्विक स्थानांतरण, द्विपार्श्विक स्थानांतरण, वैसे ही अधिगम के वक्र होते हैं जो सरल होते हैं, नतोदर होते हैं, उन्नतोदर होते हैं, मिश्रित वक्र होते हैं। ये सारे वक्र से इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बहुत कम समय में, देखिए मैंने जो भी किया है, अभी तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं करें, लेकिन सीटेट एग्जाम में नहीं पूछते हैं। तो मेरे हैंड नोट्स में सारे टॉपिक्स हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि जो भी सीटेट एग्जाम में पूछ सकता है, मैंने सिर्फ उसी को यहाँ पर मैं लेकर के आई हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सबको मेरी राइटिंग, पहले मैं बता रही हूँ मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं थी, बट मैंने आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई थी। और उसके साथ ही मैराथन, इसलिए मिनी मैराथन कहा है क्योंकि बहुत कम समय में पूरा कंटेंट देने की बात की है। अगर आपको ये कंटेंट मेरी अच्छी लगी है, तो फ्रेंड्स आप सभी मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और उसके साथ ही इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आप सबको जरूर मिलेगी। लेकिन अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, आपको बहुत ही कम पैसे में यहाँ पर जो है आपको बहुत ही कम फी देनी पड़ेगी। और उसके साथ ही आप जो है इसकी पीडीएफ, यानी इसकी नहीं, पूरे नोट्स की पीडीएफ आप सभी को दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी ये वीडियो आपके नोट्स मिल सके, जो कि आपके टेट, यहाँ तक कि ये अगर इसको कवर कर लेते हैं, आपके टेट हो गया, सी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, सभी में ये आपकी जो है हेल्प करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए हेल्प कर सकता है। तो आप तो इतना सिर्फ इधर उधर में उड़ा देंगे। अगर किसी के लिए अगर आपको चाहिए तो फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट करिएगा। साथ ही हमारी वीडियो कैसी लगी उसके लिए आप ज़रूर एक बार कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और किस टॉपिक को कब आपको चाहिए, कब आप जो है पढ़ना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट में ज़रूर बताया करिएगा। साथ ही हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो ज़रूर करिएगा। बाय बाय।